हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं आज आप लोग के एक दमदार सा सेशन लाया हूँ। इस सेशन की मदद से आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के बारे में और क्लास 10 के सोशल साइंस के बारे में। ठीक, क्लास 10 का हम पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 10 में हम किसके बारे में बात करेंगे? सोशल साइंस के बारे में। और सोशल साइंस में हम क्या बात करते हैं? सोशल साइंस हम जानते हैं कि हमारा जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान होता है, वो सामाजिक विज्ञान कितने पार्ट में है वो हमको पता है। 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में पहला पार्ट आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। ठीक, और चारों के पार्ट अगर 15-15 नंबर हमको सबको मिलते हैं थ्योरी में, 15 नंबर इतिहास में मिल जाते हैं और 15 नंबर हमको मिल जाते हैं जियोग्राफी में और 15 नंबर हमको पॉलिटिक्स में और 15 नंबर हमको इकोनॉमिक्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए भैया? 15 नंबर हमको पॉलिटिक्स में मिल गए, 15 नंबर हिस्ट्री में मिल गए, 15 नंबर ज्योग्राफी मिल गए, 15 नंबर इकोनॉमिक्स में मिल गए। तो हमारे पास 15 चुको 60 नंबर हमारे पास आ जाते भैया। 15 चौको 60 नंबर ये हमारे आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार का ये 60 नंबर है। और 5 नंबर का जो मैपिंग आता है, 5-5 नंबर की मैपिंग आ जाते हैं। 5 नंबर इतिहास के, 5 नंबर जियोग्राफी। मैप वाला वीडियो हम लेकर आएंगे, मैप कैसे भरते हैं, मैप का सेशन रहेगा सोशल साइंस से। ये सब कराएंगे आपको, पूरा हिस्ट्री आपको मैप बना के पूरा बताएंगे बोर्ड पे। ठीक, कैसे मैप बनता है, कैसे क्या होता है, सब आपको दमदार सेशन होगा। बस कुछ नहीं, बस आप लोग हमसे जुड़े रहेगा हमारे छोटे से इस परिवार के साथ, छोटे से चैनल के साथ, अनुभव कोचिंग क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े रहना, आपको सब कराएंगे। ठीक, तो क्लास 10th है, यूपी बोर्ड है, 2025-26 है। 25 में प्रिपरेशन करना, 26 में एग्जाम देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अध्याय यानी अध्याय की बात करें, चैप्टर नंबर दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का सेशन है, इतिहास का सेशन है। ठीक, दमदार सेशन होगा, कहीं जाइएगा नहीं छोड़ के। ठीक है, तो हम बताते हैं, पहला हमारा सेशन था इतिहास था। इतिहास में क्या हमने बात किया? यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात किया। ठीक, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने, यानी राष्ट्रवाद, और इसके आगे आगे लिखा नहीं गया, राष्ट्रवाद का उदय, यानी अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होना, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता का उदय हो जाना, जाग जाना ही राष्ट्रवाद का उदय कहलाता है। ठीक है, यानी प्रेम की भावना जाग जाती है अपने देश के प्रति। अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप एक वो है, यूरोप में कई कंट्री आती हैं। तो यूरोप महादेश समझ लीजिए एक प्रकार का, तो उसमें कई कंट्रियां आती हैं, जैसे इंडिया आता है और फ्रांस आता है, जर्मनी आता है। तो इस प्रकार जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ तो कौन कौन से कंट्री में क्या प्रकार के एकीकरण हुए, किस प्रकार के युद्ध हुए, क्या परिणाम निकले, राष्ट्रवाद के क्या उदय के क्या कारण थे, तो वो हम उसमें यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत की कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। भारत क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया के बारे में देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद हुआ तो हुआ कैसे, ठीक, इसके क्या कारण थे, अगर राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो इसके क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें भारत राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, देश को आज़ादी कैसे मिली इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से क्रांतिकारी हुए, और बंगाल विभाजन के बारे में देखेंगे, कैसे बंगाल विभाजन हुआ हमारा इंडिया से। इंडिया अखंड भारत हुआ करता था, हमारा भारत एक अखंड भारत हुआ करता था, कैसे इसके पार्टीशन हुए, यानी कैसे इसका बंटवारा हुआ, पाकिस्तान कैसे हुआ, बांग्लादेश का कैसे हुआ। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे, पूरा कल्चर देखेंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे, पूरा इंडिया के बारे में देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप के बारे में बात करेंगे, इंडिया में हम जाके डायरेक्ट इंडिया के बारे में बात करेंगे। और अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, 1889 का अधिवेशन, ठीक, 1885 का अधिवेशन की स्टार्ट, कोलकाता अधिवेशन कहाँ से कब हुआ, तो इस प्रकार के अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लेकर आएंगे, मैपिंग वाला सेशन लेंगे। तो आप लोग के लिए बता देंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहला दूसरा चैप्टर मोस्ट नंबर है, हिस्ट्री हम कराएंगे, बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, टॉपिक लिख देंगे, कौन से टॉपिक उसको हम समझा देंगे, आप नोट बना लीजिएगा, चाहे आप अपने विद्यालय में वहां से लीजिए। तो हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। यहां से चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में क्या होता है? महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या होता है भैया? बहुत ही छोटे प्रश्न। क्या होते हैं भैया? बहुत ही छोटे प्रश्न होते हैं, जैसे अति लघुत्तरीय यानी बहुत ही छोटा। ठीक, एक होता है लघुत्तरीय, एक होता है अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय में बहुत छोटे प्रश्न आ जाते हैं, महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब जितने महत्वपूर्ण भैया आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं क्वेश्चन, ये आप देख लीजिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे? महात्मा गांधी से क्वेश्चन आया तो महात्मा गांधी के बारे में बायोग्राफी बताएंगे, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, इनके माता पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारत अब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब
लौटे। तो एक सेशन महात्मा गांधी से लेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पूरा बोर्ड पे लिखा रहेगा, उनसे क्वेश्चन सेशन होगा और उनपे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बताएंगे, ठीक, हाई लेवल टॉपिक के क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आज यहाँ क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी दक्षिण भारत अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे ये पढ़ने के लिए, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं महात्मा गांधी जो बैरिस्टर की पढ़ाई किए हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, बैरिस्टर की डिग्री यानी वकालत की डिग्री होती है, एक लॉ की डिग्री होती है, ठीक है। वकालत ये कहाँ से पढ़ के आए, बाहर से, विदेश से। और जब कोई भी लॉ की डिग्री हम विदेश से फॉरेन से लेकर आते हैं तो उसे इंडिया में उसे बैरिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरिस्टर। अगर वही लॉ की डिग्री हम इंडिया से लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? लॉयर कहते हैं। और उसे लॉयर जब डिग्री मिल जाती है, ठीक है, और जब इसे डिग्री से हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है यानी इनरोल करा लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो हम एक एडवोकेट बन जाते हैं। तो उसे आपको डीम होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ये है, पॉइंट पे आते हैं। तो बात करते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो वहां से जब लौट रहे थे, तो कब लौट रहे थे? ये 1915 में लौटे थे। और वहीं पे जब लौट रहे थे तो क्या कहा गया? इन्हें काले मैन कहा गया, काला मैन, ब्लैक मैन भी कहा गया, काला आदमी, ठीक। क्या कहा गया? काला आदमी। अंग्रेजों ने क्या कहा? काला आदमी कहा, ब्लैक मैन, ठीक है। तो समझ जाइएगा आप लोग। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? अब यहाँ पे आंदोलन हमने बताया ना कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, भारत में जितने भी आंदोलन आपके महत्वपूर्ण हैं सभी आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक, कई भी आंदोलन है, ठीक, उस प्रकार के हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास आ गया ऑप्शनल है, तो अगर हम डीप पे जाके पढ़ सकते हैं तो ऑप्शनल हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। अतिलघुत्री वाले प्रश्न हमारे ऑप्शनल में जाके बनते हैं, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं? अतिलघुत्री जो प्रश्न है इनको ऑप्शनल में भी ले जाते हैं, ठीक, अतिलघुत्री में भी ले जाते हैं। अगर हम इतिहास में बात कर रहे हैं, ठीक, अगर इतिहास में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है और पूरा हिस्ट्री पता है तो चाहे अतिलघुत्री आ जाए और चाहे फिर क्या आ जाए, ऑप्शनल आ जाए, आप कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम इतिहास में किस प्रकार पढ़ाएंगे, आपको पूरा सेशन लेकर आएंगे, भारतीय आंदोलन उसको समझा देंगे और आपको पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ के माध्यम से आपको हो जाएगा, आप, ठीक है। तो आप जो बच्चे अभी भी, मैं बताना चाहूँ, जो बच्चे अभी आ रहे हैं और अभी भी हमारे चैनल से जुड़े नहीं, क्लास 10 में पहुंच गया, अभी भी उनको तैयारी नहीं हो पाई अच्छे से, तो जुड़ जाइएगा। हम बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से भी बताने की कोशिश करेंगे कैसे पढ़ें, 95+ के स्कोर कैसे करें, बहुत ही अच्छे बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट में सब बताएंगे ट्रिक, ये सब पहले आप देख लीजिए, पहले आप ये पढ़ाई करना, पढ़ाई से जुड़े रहिए। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन था क्या? अब असहयोग आंदोलन आया तो असहयोग आंदोलन क्या था? अंग्रेज भारत में चलाया गया महात्मा गांधी द्वारा एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसा बताया जाए आंदोलन जिसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से सहयोग न करने के लिए कहा। आ का मतलब असहयोग यानी किसी भी प्रकार की मदद ना करे, यानी बहिष्कार करना कहा। यानी महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि हमें अंग्रेजों के दिए गए सामानों का, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। बहिष्कार का मतलब होता है उनके उपयोग में नहीं लाना। जैसे हमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सूती वस्तुओं, अपने खादी वस्त्रों जो हमारे भारत में जो बनी है, इन वस्तुओं को बनाकर अपने ही वस्त्रों का, मतलब अपने वस्त्रों को पहनना, भारतीय वस्त्रों को पहनना है, और जो विदेशी वस्तुएं हैं इनको हमको नहीं पहनना है। इस प्रकार बताया गया असहयोग आंदोलन में। अब असहयोग आंदोलन में ये बताया गया, तो अब इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा, जो अंग्रेज है उनका जो व्यापार है, उनका जो बिजनेस है वो डाउन पड़ेगा। अब क्योंकि जो अंग्रेज हैं उनका जब वस्त्र नहीं खरीदेंगे, जो प्रकार के जो वेश कपड़े हैं वो नहीं खरीदेंगे, उनका जो पहनावा है, जो कपड़ा है, जो कपड़ा उनका आया नहीं, बिकेगा नहीं तो उनको मुद्रा नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, और जो इससे क्या होगा, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, ठीक। तो इससे वो टूट सकते हैं, अंग्रेज देश छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अगर उनके किसी प्रकार से सहयोग नहीं करें, कपड़े में नहीं, किसी भी प्रकार के सहयोग न करें, तो अंग्रेज देश छोड़ने के लिए हम छोड़ सकते हैं। इस आंदोलन में बताएगा। और अपने देश में अगर करेंगे तो अपने देश के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। अगर अपने देश के कपड़े पहनेंगे तो अपने देश के लोग कपड़े रोज उसी को मार्केट में सेल करेंगे और रोजगार। इसीलिए कहा गया कि हमें क्या करना है, असहयोग आंदोलन अपनाना है। असहयोग आंदोलन चलाया गया, कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। और कहा गया हमें अंग्रेजों को किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना। इस आंदोलन जो है किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं करना, सही मदद नहीं करना, ठीक। ना तो उनकी सेना में नियुक्त होना है, ना तो उनके कपड़े खरीदना, ना तो उनकी कोई वस्तुएं खरीदनी, ना कुछ अंग्रेजी कोई काम में जाना, कोई कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ना अंग्रेजी शिक्षा लेनी है कि अंग्रेजी विद्यालय पढ़ना है, ना उनके अस्पताल में जाना, कहीं अपना सभी भारतीय जो रूल है, भारतीय नियम उसको अपनाओ और भारतीय ही चीजों का अपने को स्वदेशी आंदोलन समझ लीजिए। असहयोग आंदोलन को समझ लीजिए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी यानी अपने वस्तुओं का इस्तेमाल करना, यानी स्वदेशी आंदोलन भी कह सकते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो यह असहयोग आंदोलन था, इसको डी में पढ़ेंगे कैसे क्या था, कौन कौन से भागीदार हुए थे। और 1920 असहयोग आंदोलन कब मुख्य कारण था? अब देखिए मुख्य कारण यहाँ आ गया भैया, देखिए क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के, तो यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था, तो मुख्य कारण क्या था असहयोग आंदोलन का, इसको बारे में भी देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो भैया हम देख सकते हैं। अब
खिलाफत आंदोलन, महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक, अब देखिए खिलाफत आंदोलन था, क्या था मुख्य कार्य? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था क्या, ठीक ठीक, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया? खिलाफत आंदोलन, महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक, तो हमारे पास देखा ये अतिलघुत्री प्रश्न दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो असहयोग आंदोलन क्या है। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन, ठीक, उसका मुख्य कारण तो क्या था? खिलाफत आंदोलन। हाँ ठीक, तो जो खिलाफत आंदोलन था उसके बारे में आगे जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन का सबसे मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की वजह से क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का ये जो शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन लाया गया। इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग कितने, एक आंदोलन था खिलाफत आंदोलन को हम आगे पढ़ेंगे कैसे था, क्या कारण थे, इसमें कौन कौन से पार्टी के हुए। ठीक, उसके बाद ये महत्वपूर्ण तिथियां हेडिंग अलग पड़ी है, इसकी हेडिंग नहीं है। ये इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का उत्तर क्या है? खिलाफत आंदोलन। और जो आगे आ गया महत्वपूर्ण तिथियां, ये महत्वपूर्ण डेट है जो हमने अगले सेशन में कराया था, यूरोप में राष्ट्रवाद के में कराया था ना। तो उसी में हम आज यहाँ देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, कौन से तिथि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे 1912 से 1918 ईस्वी तक क्या हुआ, डेटें महत्वपूर्ण है। ठीक, इनसे क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू बनेगा, ये अलग से सेशन है महत्वपूर्ण। इस क्वेश्चन का आंसर खिलाफत आंदोलन है, इसलिए एक लाइन में दिया गया। इसको डीप में खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो जितने भी आंदोलन हुए हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन सबके बारे में पढ़ेंगे। अधिवेशन का एक अलग सेशन होगा, ठीक, आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। 1914 1940 में यानी 1980 यानी 1918 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1914 से 1918 तक हमारा प्रथम वर्ष फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद हमारा आ जाता है 1916 में क्या हुआ? लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग से समझौता है, ठीक है, इस मुस्लिम लीग से संबंध है ये लखनऊ समझौता। 1916 लखनऊ समझौता। 1917 से 1918 ईस्वी तक हमारा क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह चला। 1917 से 1918 तक हमारा चंपारण सत्याग्रह चला। अप्रैल 1919 ईस्वी जलियांवाला बाग हत्याकांड, या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ था? अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब के, ठीक है। तो जलियांवाला हत्याकांड क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन से, अब हम जब पढ़ाएंगे टॉपिक लेकर आएंगे तो बीच में जाएंगे, ठीक, इसके बारे में। अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, यहाँ से देख लीजिएगा। 1922 ईस्वी में क्या हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था? एक मेला लगा हुआ था, वहां पे जनरल डायर आया था, उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाने के लिए कहा। ये होता, गोली देख के चलाई जाती है, एक अंधाधुंध, यानी बंदूक लिए है, और उसके बाद क्या हुआ भैया? आँखी बंद करके, यार कहीं दिखाई नहीं दिया, ठीक है। और फिर उसको बाद क्या हुआ आप समझ जाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो यानी अंधाधुंध, यानी आपको मतलब कि चल रही है गोलियां, ठीक, यानी अंधा। आप जलियांवाला बाग में क्या हुआ? यानी जहां तरफ से लड़का, छोटे हो, बच्चे हो, कोई बूढ़ा, किसी भी आपको यही देखा कि बच्चा है उसको न मारे, बड़ा है बूढ़ा उसको न मारे, यानी गोलियां चली तो फिर किसी को नहीं देखा गया, समझ लीजिए आंख बंद थी और गोलियां चलती गई जब तक उनके पास गोलियां थी, और ये गोलियां चारों तरफ से पूरा बन गया, बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग में हत्याकांड में यही हुआ था, ठीक, बहुत ही इसमें हुआ था। इसका बदला क्यों लिया था भैया हम बताएंगे, किस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड लेकर आए क्वेश्चन, इसका कारण बना, ठीक। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसमें क्या हुआ? उधम सिंह थे, हाँ उधम सिंह थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो हुआ था, जनरल डायर ने तो घर में उनके यहाँ जाके उधम सिंह ने मारा था उनको, अब बात करेंगे, ठीक है। 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ ये गोरखपुर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी में हमारा गोरखपुर भैया। 1922 ईस्वी में हुआ था। मार्च 1931 ईस्वी में क्या हुआ? गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना। भैया क्या हुआ जब 1931 यानी चौरी चौरा हत्याकांड हो गया 1922 में, और जब किधर फिर दिक्कत हो गया कि यहाँ पे हत्याकांड इसलिए हुआ, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। उसके बाद यहाँ पे मार्च 1931 में क्या हुआ? गांधी जी द्वारा समझौता जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो क्यों वापस ले लिया, किसके बारे में पढ़ेंगे आप देख लीजिएगा। 1940 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग की जैसे स्थापना हुई, यहाँ से समझ लीजिए हमारे पाकिस्तान की मांग बढ़ गई, पाकिस्तान हमारा आ गया, ठीक। ये कैसे आया हम बताएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, बात है ना। तो यानी पहले 1940 जैसे आया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग कमेटी ने ही
यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना थे स्थापना, ठीक। तो उन्होंने ही पाकिस्तान की मांग रखी जब स्थापना हुई उसके बाद, ठीक। पाकिस्तान ने क्या रखा, मांग रखी कि मेरे को पाकिस्तान चाहिए। इसमें रोक लगाए गए कई भारतीय, लेकिन मुस्लिम अली जिन्ना जो हमारे जिन्ना था, जिन्ना जी है, ठीक है। अब तो उन्होंने ही पाकिस्तान की बात की, तो इसीलिए पाकिस्तान के पापा को कौन कहते हैं, ठीक है। तो कहा जाए पाकिस्तान के पापा पापा, ठीक, जिन्ना जी को कहा जाता है पाकिस्तानी फादर, यानी राष्ट्रपिता अगर पाकिस्तान के कहा जाए, ठीक। तो राष्ट्रपिता अगर पाकिस्तान के कहा जाए तो कौन है, जिन्ना है। और उसके बाद अगर कहा जाए भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी जी है, ठीक। तो इसी प्रकार यही कारण है जिन्ना ने ही बंटवारा कराया पाकिस्तान को। उसके बाद हम देख सकते हैं 1942 1942 भारत का छोड़ो आंदोलन, यहाँ से आंदोलन एक स्टार्ट किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। हम आंदोलन को बाद में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में आंदोलन को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डीप में जाके पढ़ेंगे आंदोलन। जैसे हम आप सहयोग आंदोलन का सेशन हो जाएगा, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हो जाएगा, सब आंदोलन। तो आंदोलन बात करेंगे तो कब तक चला, क्या हुआ आंदोलन, उसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 1947 1947। इसमें क्या होता है, भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाती है और हमारा जो जिसको हम चाहते थे, जो हमारा इतना चला है 1600 ईस्वी से जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब से लेकर आज तक से क्या हुआ, हमारा भारत देश गुलाम रहा। और भारत देश गुलाम पहले भी था, अंग्रेज जो हमारे शासन कौन करते थे, राजा का पिता राजा बनता था, ठीक, राजतंत्र था, उसमें भी हम गुलाम ही समझ लीजिए एक प्रकार थे। लेकिन अब यहाँ जब क्या आ जाता है 1947 के बाद आता है 1950 हमारा देश में संविधान लागू होता है, वहाँ लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। संविधान के बाद लोकतंत्र स्थापित, तो जनता के द्वारा शासन हो जाता है, यानी जनता के हाथ में शासन आ जाता है। शासन जनता के हाथ में, ताकत जनता के हाथ में रहती है और लोकतंत्र रहता है, यानी अगर आप चाहते हैं तो हटा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो हटा नहीं सकते, ठीक। तो अब तो यहाँ पावर तो किसी के और के हाथ में रहती है, यानी सरकार के हाथ में रहती है, लेकिन अगर उसको पूरा पावर जनता का, अगर सरकार तो खाली चलती है, ठीक है, जनता के, आप समझाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास 1950 आता है, भारत में संविधान लागू हो जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये VMP है, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भैया एक क्वेश्चन लास्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कब हुई, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सेशन जरूर समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक। और नहीं आएगा तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन यह है किसी में से टॉपिक से आएगा, आप लोग डीप में जाके पढ़ेंगे, डीप में हम लाने का प्रयास करेंगे, MCQ कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सब होगा। आप लोग बस अभी नए, अभी जून है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी यानी फरवरी में आपका एग्जाम होगा, 4-5 महीने, सब में प्रिपरेशन होगा, सब मजदूर होंगे। बस हाँ, आप लोग जुड़े रहना। सोशल साइंस, साइंस और हिंदी और मैथ की क्लास हम लेंगे और बचा कुचा इंग्लिश का जो आराधना मैम लेगी। उसके बाद आपका सेशन ये समाप्त करते हैं, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन। जय हिंद, जय भारत।